सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस 2023 एथिक्स के पेपर के बारे में। ये पेपर कैसा आया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ से आया है, कैसा कंटेंट आपको तैयार करना है, विशेषकर जो बच्चे 2024 और 25 में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो एथिक्स के कौन से रिसोर्सेज उनको फॉलो करने हैं, कौन सी किताबें उनको पढ़नी है और क्या क्या करना है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। 3 बार आईएएस का इंटरव्यू देने का अनुभव है। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे नए जुड़े हैं तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो। और जहाँ तक बात एथिक्स की है तो मैंने पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया है। और एथिक्स के कंटेंट की जहाँ तक बात आती है, मैंने 2 बुक इसमें निकाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जैसे आपकी जो एथिक्स की हमारी जो बुक है आप यहाँ पे दे सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। कल भी बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने मेंस दिया, बहुत सारे धन्यवाद के मैसेज उन्होंने दिए हैं कि एथिक्स के अपना जो कंटेंट है उनको बहुत ज़्यादा उससे लाभ हुआ है। आप लोगों के पास भी हमारी जो बुक है हमेशा प्यार देते रहते हो। और इंग्लिश मीडियम में भी आप पीडीएफ फॉर्म और प्रिंट फॉर्म दोनों में आप बुक ले सकते हो। हमारा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको मात्र 200 रुपये में आपको ये घर तक हम पहुँचाते हैं। पीडीएफ बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये तो रिसोर्सेज की बात हो गई। जैसे जहाँ तक बात है मेरे खुद के मार्क्स की, तो एथिक्स के पेपर में मुझे 126 मार्क्स 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 2019 के एग्ज़ाम में और 104 मार्क्स 2016 में। चारों ही मेंस में एथिक्स के मैं कह सकता हूँ अपने अच्छे मार्क्स हैं। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हो, फ़ायदा मिलने वाला है। जहाँ तक बात है क्वेश्चनों की, तो जैसे हमने कल एक वीडियो बनाया था जीएस फेस्ट के रिसोर्सेज का, उसमें हमने बात की थी कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, हिस्ट्री के एनसीईआरटी, सोसाइटी के एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है आपकी मेंस के एग्जाम में। तो हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिक रोल होता है। जीएस फेस्ट में एनसीईआरटी किताबों का ज़्यादा महत्व है, सेम किताबें हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। उसी तरह जैसे GS2 में एनसीईआरटी किताबें उतनी काम नहीं आती है, GS2 और 3 के अंदर एनसीईआरटी उतनी काम नहीं आती, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो GS2 और 3 का भी वीडियो, ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लोगों का कमेंट रहता है कि मुझे और पेपर 2 और 3 का भी वीडियो बनाना है रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। आज हम फोर्थ पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी किताबों का रोल रहता है। इसमें भी एक क्वेश्चन जो आया है जो आपकी डायरेक्ट 7वीं क्लास के एनसीईआरटी से आया है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी आप पीछे पड़ गए, इनके पीछे नहीं पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले। एनसीईआरटी किताबें आपका रास्ता है यूपीएससी का, नो डाउट। इनको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, वो तो पढ़नी है हमें, उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते। चाहे आप कोई कोचिंग करो, चाहे बड़े बड़े नोट्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एनसीईआरटी किताबें, मैं ये मानता हूँ, मेरी तैयारी का आधार है। मुझे इन्होंने 4 बार मेंस लिखने का, 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला, इसलिए वही मैं बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, ठीक है। तो वो बताऊंगा कि एक क्वेश्चन जो गुरु नानक की शिक्षा वाला क्वेश्चन है 7वीं क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 8 से, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी जैसे मोस्ट ऑफ कंटेंट अपनी किताब से भी कवर हो रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है, प्रकृति में बदलाव आ जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चनों की प्रकृति का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखना यहाँ पे, इसमें 2 सेक्शन आते हैं, आपको पता होगा। सेक्शन ए में छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, लगभग 13 क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले, 150 मार्क्स वाले, है ना। और फिर केस स्टडी आती है, 6-7 केस स्टडी इसमें आती है, ठीक है, 6 केस स्टडी आती है। तो सेक्शन ए में जो छोटे वाले क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में। अब देखो क्वेश्चन में साथ में थोड़ा सा ये भी बताता हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है ना। तो भारत में कॉर्पोरेट शासन, कीवर्ड को अंडरलाइन करो। मेरा ये तरीका है कि मैं जब भी लिखूंगा तो तुरंत अंडरलाइन कर लूँगा, हाईलाइट कर लूँगा कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में बात करनी है, नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, सामान्य दृष्टिकोण है। आपको उदाहरण देकर इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। 150 वर्ड में क्वेश्चन है। जैसे इसका क्वेश्चन लिखना हो तो इंट्रो पार्ट में क्या लिखोगे आप, इंट्रो पार्ट में आप बताओ कि कॉर्पोरेट शासन क्या होता है। क्या होता है कॉर्पोरेट शासन? कॉर्पोरेट शासन का मतलब आप जानते हो ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके अंदर का शासन, कैसे वहाँ पे जो लोग हैं उनका आपस में व्यवहार होगा, कैसे जो बोर्ड मेंबर है या जो उनके ऊपर के अधिकारी है उनका अन्य लोगों के साथ, या वो कंपनी बहुत सारी चीज़ें निर्माण करती है तो उनका जनता के साथ उनका किस प्रकार, उनका आप जानते हो जो भी वस्तुएं बनाते हैं उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में चाहो तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा बता सकते हो। और फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में आपको किसकी बात करनी है, नैतिक ईमानदारी। तो अब है ना बॉडी पार्ट में क्या होता है, कॉर्पोरेट शासन, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, जो सीजी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके संदर्भ में आपको बात करनी है नैतिक ईमानदारी की, कि कॉर्पोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी क्या है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी का मतलब क्या हुआ, और दूसरी बात करनी है आपको पेशेवर दक्षता पर। ये दोनों कीवर्ड पकड़े रखना ताकि आप क्या करोगे, अपनी
जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे भटकोगे नहीं कभी भी, ठीक है। आपको इसमें 3 कीवर्ड है, ठीक है, इन पे बात करनी है, फालतू बात ही नहीं करनी है। कॉर्पोरेट शासन की बात करी इंट्रो पार्ट में, चाहो तो कुछ कॉर्पोरेट शासन के कुछ एग्जाम्पल देके बता दो, ठीक है। बॉडी पार्ट में किस पर बात करनी है, कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में बात करनी है नैतिक ईमानदारी। अब कॉर्पोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी की बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे जो लोग हैं उनका आपसी व्यवहार हो गया, जो कंपनी है उनका अपने कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार है, वहाँ पर जो महिला कर्मचारी है या आप समलिंगी समूह कह सकते हो, या बहुत सारे से वर्ग से लोग आते हैं, अलग अलग जाति से धर्म से लोग आते हैं, तो वैसे कैसा उनका व्यवहार रहता है। वो कंपनी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करती है, बहुत सारी सेवा की डिलीवरी करती है, तो जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत सारे इथिकल जो ईमानदारी के मुद्दे उन पर बात कर सकते हो, एग्जाम्पल देके बता सकते हो। पैसे और दक्षता से यहाँ पे क्या मतलब है, जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी, दक्षता से क्या मतलब है। देखो इसमें वही चीज़ आती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यदि ये सब चीज़ें अच्छी होती है, वहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो अच्छा होता है, तो वहाँ के जो कर्मचारी है वो भी क्या करेंगे, एक मतलब प्रोफेशनल दक्षता दिखाएंगे। प्रोफेशनल दक्षता का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ईमानदारी के साथ कम समय में अधिक काम देंगे, ठीक है, और उनको मतलब एक जैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो कंपनी का ओवरऑल जो वर्क कल्चर होता है, उनका जो प्रोडक्शन होता है, सब चीज़ों में ये चीज़ें क्या दिखेगी, बहुत अच्छी दिखेगी। तो इन सब चीज़ों का महत्व है। अब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आंसर निकल के आएगा कि क्या उन्होंने क्या पढ़ा है, कौन से उनके एग्जाम्पल है, करंट के एग्जाम्पल है, उसके हिसाब से इनको आंसर देना होता है। मेरी सोच ये कि मैंने पढ़ के जो मैं अभी जानता हूँ जिस बारे में, तो मैंने ये लिखा। और एथिक्स का पेपर क्या है, आप हो, आपकी सोच है, आपका नज़रिया है। एथिक्स का पेपर यही सिखाता है कि मतलब एथिक्स के अंदर और ऐसे के पेपर में देखना, सबके आंसर अलग अलग होते हैं, जितने लोग उतने आंसर, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इस दृष्टिकोण से, लेकिन जो आंसर का एक फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, उसके हिसाब से आपका आंसर लिखा जाना चाहिए। तो इसको समझ गए होंगे, जो भी हमने अभी बातें की, आराम से इसको आप समझ सकते हो। जैसे अपनी ये किताब है, पूरी टू दी पॉइंट किताब, आप इसको देख सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं इस किताब से सोल्व करना चाहता, तो अपने पास इतना कंटेंट काफ़ी है कि मतलब इससे काम हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, तो सिलेबस में कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें, विशेषकर हम देखना चाहें, ठीक है। लोक प्रशासन, सिविल सेवा मूल्य, शासन व्यवस्था में ईमानदारी है ना, यहाँ पे हमें लगभग 6 या 7 चैप्टर में मिल जाएगा, कौन सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिल जाएगा। और अपनी पूरी किताब है ना, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो ये आंसर है ना, पूरी किताब का सार है। एथिक्स के अंदर क्या होता है, आप जितने भी सिलेबस के टॉपिक है उनको एक बार पूरा कर लोगे ना, तो आप क्या करोगे, बढ़िया आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। मतलब केवल ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ के आप सही से आंसर कर पाओगे, तो वो उतना मतलब कह सकते हो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, आपको मैं अभी आगे दिखा दूंगा कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस का जो क्वेश्चन आया है कि अपनी किताब से कैसे कवर हो सकता है। आप लोगों के पास ये किताब है, लगभग बच्चों के पास ये किताब है, ठीक है। जो वीडियो मैंने पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने आराम से वीडियो से भी नोट्स बनाए हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आसानी से हम कवर कर सकते हैं। और बाकी जैसे ये टॉपिक है नैतिक ईमानदारी, ये तो पूरे सिलेबस में पूरी जगह बातें की गई है इसकी, है ना, तो उसको आप देख लेना। आगे मैं दिखा दूंगा, आगे नीचे के चैप्टर में वो है, ठीक है। ये किताब इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपको भरोसा दिलाऊं कि हाँ, अपनी किताब से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और आप भी कमेंट करके बताना, आप अपनी ओपिनियन देना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तरफ से मत मानो, आप खुद एक बार देख लेना कि अपनी किताब जिन लोगों के पास है, कमेंट करके बताना। सेकंड वाला क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें देखना, क्वेश्चन क्या है कि संसाधनों के अभाव से ग्रस्त, मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर समस्या आती है, खाने की समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, दवाइयों की समस्या आती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है। तो संसाधनों के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता, जो इंटरनेशनल एड की बात करते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एड आता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो हम सहायता देते हैं, एड आता है, उसमें क्या एक स्वीकृत व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है कि इसमें जैसे विशेषकर क्या होता है कि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी करनी है आपको। समसामयिक जो हाल ही की जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता, जो भी मुद्दे हैं, आप देखो इसमें एग्जाम्पल पूछा है, टिप्पणी करनी है, और टिप्पणी करके आप चाहो तो पक्ष विपक्ष लिख सकते हो कुछ, और कुछ उदाहरण देने हैं आपको कि संसाधनों से अभाव, मतलब हमने एक नोटिस किया था कोविड-19 में, हमने देखा, एग्जाम्पल दे दो। कोविड-19 में जैसे भारत ने वैक्सीन का जो विकास किया था, कैसे भारत ने मतलब अफ्रीकन राष्ट्र या गरीब जो विकासशील राष्ट्र है उनकी कितनी सहायता की थी। ये अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिकता है वही तो कहता है ना कि हमारा क्या है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आपने G20 में देखा ना कि हमारा मतलब संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, कैसा हमारा G20 में हमने सभी राष्ट्रों को एक साथ जोड़ा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कोविड-19 में किस प्रकार भारत वैक्सीन से लेकर दवाइयाँ, खाना पानी जो भी है, कितनी व्यवस्था भारत ने बना रखी थी, है ना। तो इसका पॉजिटिव पक्ष हो सकता है। कई बार ऐसे नेगेटिव पक्ष भी इसमें देखने को मिलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग का मामला आता है, दोनों पक्ष इसमें बता सकते हो आप, है ना। कई बार नेगेटिव, कई एनजीओ के माध्यम से किसी देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता उसको तोड़ने का काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं, ठीक है। इसमें कई बार हथियारों की जो फंडिंग है, विशेषकर जो आप कह सकते हो अभी जो रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, उसके अंदर कितने मतलब जो सैनिक गुट है या
अपने अपने हिसाब से यथार्थवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग का मुद्दा है, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। करंट एग्जाम्पल आप देखिए बताओ, तो इसको भी अपने जो अपने नोट्स हैं इनके माध्यम से हम आराम से कर सकते हैं इसको। जैसे अपनी किताब निकालें, इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे तुरंत हम जाते हैं हमारे चैप्टर पर, जो भी किताब का चैप्टर उसमें एक बार मैं आपको ले चलता हूँ। तो जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे हम अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की, तो ये अपनी किताब में क्या ये दिया या नहीं दिया वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, काफ़ी मतलब इस दृष्टिकोण से आप समझ जाओगे कि अपना जो कंटेंट है। अच्छा, बच्चे एक चीज़ और बोलते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि एथिक्स में पढ़े क्या तो मैं कई बार बच्चों से ऐसे मजाक करता हूँ कि मैं 7 दिन में आपको एथिक्स पढ़ा सकता हूँ, तो बच्चे भी उसको सीरियस नहीं लेते हैं ना। और मेरा ये मानना है कि रियल बात है कि 7 दिन के अंदर, 7 या 10 दिन के अंदर एथिक्स पढ़ी जा सकती है। आपको विश्वास नहीं हो तो अपने जो लेसन मैंने बनाए हैं, और देखो एथिक्स का पेपर जब आप देखोगे, आप किसी भी कल मेंस देखे आपके पड़ोस में कोई होगा, उसको एक बार पूछना कि एथिक्स में पढ़ना क्या होता है, वो खुद बोलेगा भाई साहब किताब मत पढ़ो किताबें मत पढ़ो, इतना नीड नहीं है। क्योंकि एथिक्स के जो क्वेश्चन का नेचर कैसा आता है, आप एक खुली सोच रखते हो तो आप भी अपने हिसाब से लिखते हो। और एथिक्स में क्या होता है, सैद्धांतिक वे में आपको नहीं लिखना होता है। एथिक्स में इस बात का ध्यान रखना, कभी भी सैद्धांतिक वे में नहीं लिखना होता, प्रैक्टिकल वे में आपको लिखना होता है। जो भी बातें आती हैं उनको आप ना, जैसे करंट अफेयर में जो एग्जाम्पल आते हैं और जो सैद्धांतिक वे है उससे थोड़ा दूर रहो। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, विचारक डाल के आते हैं, बहुत सारे थिंकर उनको डाल के आ जाते हैं, तो एथिक्स के पेपर में थोड़ा ठीक नहीं रहता है मतलब मामला। जैसे अभी ये क्वेश्चन की बात करें, एक बार सामने आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा एक टॉपिक हमारा टॉपिक है। तो नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, विनियम क्या रोल निभा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन सामने आ गए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे डायरेक्ट अपनी किताब से आप आराम से इनको क्वेश्चनों को कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में कानून, नियम और अधिनियमों की तुलना की जा सकती है। नैतिक निर्णय लेने में कीवर्ड हाईलाइट कर लो। देखो ये जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो इस बात को कि कैसे मेंस में आंसर लिखते हैं। नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में कानून, नियम और विनियमों की तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चारों पूछ लिए इसमें, कानून, नियम, अधिनियम, किसमें? अब देखो नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, इसमें साफ लिखा है नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में बाह्य क्या है, विधि, नियम और विनियम है, आंतरिक क्या है, अंतरात्मा। चारों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया इन्होंने। और अब विधि क्या है, ठीक है, विधि की विशेषता क्या है आप देखना यहाँ पे। ठीक है, तो कानून क्या होते हैं, कानून के कौन से स्रोत है, इसी हिसाब से विधि, नियम और विनियम, ये क्वेश्चन की डिमांड थी। तीनों का आप डिमांड देख लो चाहिए यहाँ पे, तीनों की डिमांड यहाँ पे है, विधि, नियम और क्या होते हैं। ठीक है, आराम से ये डायग्राम, फ्लो चार्ट आराम से बना सकते थे इस क्वेश्चन में, ये आराम से डायग्राम बनता। तो ये देख सकते हो। फिर अंतरात्मा की आवाज़, कि अंतरात्मा की आवाज़ है ना कैसे, देखो क्वेश्चन का क्या डिमांड है, क्या अंतरात्मा की आवाज़ एक विश्वसनीय मार्गदर्शक है। यहाँ पे क्या लिखा है, समस्या समाधान व निर्णय प्रक्रिया में किसका, अंतःकरण की जो विशेषता है उनका क्या रोल है। ठीक है, तो अंतःकरण की जो आवाज़ है, तो ठीक है, ऐसा ही तो पढ़ना होता है यार, मतलब आप समझ रहे हो इस बात को, जो मेरी दिल की भावना है वो आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन भी पिछले वाले भी एक बार बता दूंगा कहाँ से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको सारे रिसोर्सेज, पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखोगे तो सब चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6A देखना कौन सा है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी और समकालीन दुनिया में इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, गुरु नानक का कौन सा समय काल था, थोड़ा बहुत पता हो तो लिख सकते हो इंट्रोडक्शन पार्ट में। फोकस किस पे करना है, प्रमुख शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाओं का समकालीन दुनिया में प्रासंगिकता क्या है। जो गुरु नानक जी ने जो बात कही थी उस समय, जो संदेश दिए थे, आप देखो मतलब उनकी शिक्षाओं में क्या था, किसी भी धर्म के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सबको समान मानना है। तो कैसे आज की समकालीन दुनिया में प्रासंगिकता है, कहीं कहीं रंग भेद की नीतियाँ हैं, लैंगिक भेदभाव होते हैं, तो प्रासंगिक है ना। ऐसे करके आपको एग्जाम्पल देने, जो भी उनकी बातें हैं। ठीक है, समाज में कैसे मतलब सब लोगों को एकता मतलब रखनी है, कैसे कोई भी राष्ट्र है उसमें राष्ट्रवाद की भावना, एकता की भावना, सब लोग मिलके कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये एनसीईआरटी कौन सी क्लास की आप दिख रहा होगा आपको, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है ना, 7वीं क्लास की हमारे अतीत वाली एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, आप देख सकते हो। इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, ये तो पढ़ते ही हैं वैसे, जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो ये एनसीईआरटी तो पढ़ते हो, कोई छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया इससे एनसीईआरटी से मेंस में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2020-21 में। एक देखना, भक्ति काल का एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी है ना। बहुत सारे हमारे जो स्थानीय मतलब आप कह सकते हो संस्कृति का पार्ट है, वो देख सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी किताबें ना केवल आपकी प्री में योगदान देती है, बल्कि मेंस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के अंदर ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं
तो आप 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी जो जो काम किए मैंने कई बार लेसन बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र, तो इसके अंदर पूरी चीज़ें लिख रखी है। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि कैसे उन्होंने मतलब उनके अनुयायी जो है धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके कैसे एक सांझी रसोई में बैठकर खाते पीते थे, उनकी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे उनके विचारों में आप देखना कैसे नाम, दान और स्नान की बातें की गई है ना, उपासना, ठीक है, दान इन दूसरों की भलाई की बात की गई है, आचार विचार की पवित्रता, ठीक है, इनकी बात की गई है, विश्वास, उपासना, ठीक है, सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ऐसी आप कह सकते हो बहुत सारे अच्छे विचार इनको देखने को मिलते हैं। हाँ, और आपने देखा होगा कि इनके विचार कितने मायने रखते हैं हमारे लिए, है ना, हमारे आप बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये एनसीईआरटी किताब से आराम से क्वेश्चन हो सकता है। अब इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि सर आपकी जो किताब उसमें तो था ही नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किताबों में नहीं होते हैं, वो आपने कहीं नहीं कहीं पढ़े होंगे। आप यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, वहाँ पे आपने देखा यहाँ ये डॉक्यूमेंट्री है, उसका क्वेश्चन प्री में आ गया, आप लकी हो कि आप वो देख रहे हो, आपका आ गया, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो क्वेश्चन कहाँ से आया, एनसीईआरटी किताबों से आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक पूंजी की बात करते हैं। तो सामाजिक पूंजी ऐसी चीज़ है जो न्यूज़पेपर में बहुत बार चर्चा में रहती है, बहुत बार चर्चा में कैसे रहती है। सामाजिक पूंजी का मतलब क्या होता है, जैसे ये किताबों में क्यों मिलेगा, या आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि सामाजिक पूंजी क्या है, हमारे समाज की पूंजी क्या है, कैसे हम प्यार से रहते हैं, कैसे हमारी एकता है, कैसे मतलब जब मतलब बात आती है, मतलब आप कह सकते हो भाईचारे की, एकता की, अखंडता की, राष्ट्रवाद की, तो हम सब एक हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हम जैसे कोई आपदा आती है तो उसमें कैसे हम लोगों की भलाई करते हैं, ठीक है। हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सब क्या है, हमारे सामाजिक पूंजी है। तो सामाजिक पूंजी का आप तात्पर्य समझ गए ना, सोशल कैपिटल क्या होती है। बहुत सारे सोशल कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। एक अच्छी जनसंख्या, मानव संसाधन, वो भी एक सोशल कैपिटल है, ठीक है। तो इसको बता सकते हो। और ये सुशासन में कैसे वृद्धि करती है, तो आपको क्या चाहिए, आपको सामाजिक पूंजी आनी चाहिए। सामाजिक पूंजी के जो जो कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है सामाजिक पूंजी के, बहुत सारे अच्छे डायग्राम बना के आप किस में लगाओगे, सुशासन में। एक अच्छा शासन क्या होता है, बहुत सारे उसके भी कंपोनेंट होते हैं कि सभी लोगों को मतलब जैसे ईमानदारी, शासन में ईमानदारी हो सकती है, सत्यनिष्ठा हो सकती है, भ्रष्टाचार की कमी हो सकती है, ठीक है, सभी लोगों की भलाई की बात आ सकती है, समावेशी विकास वहाँ पे आ सकता है। तो सुशासन का भी आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। तो दोनों कंपोनेंट को आराम से मिला के, और सुशासन के बारे में अभी आप देखोगे तो अपनी वाली किताब में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जैसे हम देखते हैं अभी, तो बीच बीच में क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि किसी किताब से आएंगे, ये आपके कॉमन सेंस से भी आएंगे, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ठीक है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे सुशासन की क्वेश्चन था भी, है ना, सुशासन का क्वेश्चन था। आप देखो यहाँ पे सुशासन के कौन कौन से कंपोनेंट है, यहाँ पे सुशासन है, सुशासन में कैसे वृद्धि हो सकती है। तो सुशासन का मतलब क्या है, ये देखो कितने कीवर्ड डायग्राम के माध्यम से। एथिक्स वाले पेपर में यदि आप डायग्राम फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको फायदा होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं शासन व्यवस्था में, मतलब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कवर कर सकते हो। ये था जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, जो क्वेश्चन आया था ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कौन सा क्वेश्चन है। जैसे सेकंड जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था संसाधन के अभाव से ग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय एड वाली बात है। तो इसमें ये सिद्धांत आते हैं उसमें कि हमें उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना है या नहीं रखना। जैसे कई बार आता है रोहिंग्या का मामला आता है, तो वहाँ पे हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा होता है, तो वहाँ पे हम उनको सहायता करेंगे, भोजन पानी दवाइयों की हमने सहायता की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको अपनी भूमि पर लाके बचाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी राष्ट्रीय एकता सुरक्षा का मामला फर्स्ट आता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हो संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय जो निधि फंडिंग है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आते हैं। सिद्धांतों के बारे में यहाँ पूरी व्याख्या की गई है, यथार्थवादी, आदर्शवादी, विश्व नगरवाद, गांधीवाद, सबकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा जो मुद्दे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निधि व्यवस्था, एड वाला ही तो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता है, एड जो है, इंटरनेशनल एड की जो बात की गई है, उसमें जो एग्जाम्पल देके बताने हैं। तो बहुत सारे ऐसे नैतिक मुद्दे हैं। आप इसमें चाहो देखो, नेगेटिव जो एग्जाम्पल है वो हथियारों की फंडिंग वाला आ सकता है, कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल आ सकते हैं, मानवाधिकारों के आ सकते हैं, आपने कोविड-19 का बहुत सारे एग्जाम्पल है वो दे सकते हो। तो इस दृष्टिकोण से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आराम से इनको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो मैं आपको वो बता रहा था कॉर्पोरेट, अच्छा देखो यहीं पड़ा है कॉर्पोरेट शासन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्वेश्चन क्या है, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हो। तो कॉर्पोरेट शासन में ये नैतिक तत्व जो है कि उनकी क्या क्या मतलब वहाँ पे नैतिक मुद्दे होते हैं, इन्वायरमेंट के, लैंगिक समानता के, और पेशेवर दक्षता इनमें होती है, मतलब दक्ष प्रबंधन, सब इन चीज़ें आ जाती है। आप चाहो तो देखो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप ये सोचो कि बिल्कुल मैंने वही लिख दिया वो यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, फिर उसको मिला के इंटीग्रेट करके
एथिक्स के जितने भी टॉपिक है, 7-8 जो टॉपिक दे रखे हैं, सबको मिला के आंसर लिखना होता है। कोई भी आंसर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लिखा जाएगा ना, विभिन्न बहुआयामी दृष्टिकोण से, वो आंसर बढ़िया होगा। तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को मतलब पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आंसर आपका बढ़िया हो सकता है। तो आराम से अपनी किताब से मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अपनी किताब से डायरेक्ट भी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार समाज में क्या है, जो बुनियादी मूल्य है। बुनियादी मूल्य कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से लेकर बहुत सारे हैं। ठीक है, बुनियादी मूल्य आप जानते हो ना, कौन से नैतिक मूल्य हैं, बुनियादी मूल्य है ना। तो ये कह रहा है भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्य की असफलता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आज हम हमारे समाज में देखते हैं बहुत सारे, आप कह सकते हो सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं कई बार, महिला हिंसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे आप कह सकते हो, विशेषकर जो समाज में है। यहाँ पे बात किस पर करनी है, भ्रष्टाचार समाज में, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग रखते हैं, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। हम जानते हैं कितना करप्शन है हमारे देश में भी। जब ऐसी रिपोर्ट इंडेक्स आती है तो उसमें होता है कि भारत में जो सूची है उसमें काफ़ी उसका नीचे स्थान देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे देश है जैसे न्यूजीलैंड है, उनका स्थान अच्छा है कि वहाँ पर समाज में भ्रष्टाचार बहुत कम है। तो ये क्यों है, ये वहाँ के जो समाज, जो लोग हैं, हम लोगों में कहीं ना कहीं किसकी कमी है, बुनियादी मूल्यों की कमी है, ईमानदारी की कमी है, सत्यनिष्ठा की कमी है। ठीक है, और भी बहुत सारे आप जानते हो नैतिक मूल्य होते हैं कि जवाबदेहिता होती है, जिम्मेदारी होती है, एक मतलब सही रास्ते पे आगे बढ़ना होता है, सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना होता है। तो इनकी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, और आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब जब बात आती है कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, उपाय जब पूछे किसके, बुनियादी मूल्यों के जब उपाय पूछें, ठीक है, उपाय पूछें। अब देखो, एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार से उसका लालन पालन होता है। तो जैसे कि डॉक्टर कलाम ने कहा है, क्या कहा है कि यदि हमारे समाज को हमें आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो उसमें माता पिता, स्कूल आदि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो उपाय क्या है, परिवार में ऐसे सामाजिकरण, जो जैसे होता है ना, परिवार में बच्चा की जो पहली पाठशाला है क्या है, परिवार है। ठीक है, शिक्षा। तो हम बच्चों से ही, आज का बच्चा कल का भविष्य है, तो शुरू से ही क्या करें, परिवारों में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, एथिकल जो चीज़ें हो, उनके साथ भेदभाव नहीं हो। हम देखते हैं कि परिवार में एक बच्ची पैदा होती है, ठीक है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये परिवारों को आगे आना होगा कि हमारे समाज को हमें अच्छा करना है तो हमें लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करना है, चाहे बच्ची हो, चाहे आप जानते हो थर्ड जेंडर भी साथ में है। ठीक है, सबको साथ लेकर शुरू से ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें देनी होगी। परिवार की भूमिका है। दूसरी भूमिका किसके, समाज की। अब देखो समाज, आप देखो ना, कौन सा समाज इथिकल है, कौन सा अनैतिक है। बहुत सारे ऐसे समाज जिसमें बचपन से ऐसे पाठ, नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो समाज वहाँ पे क्या विधि और कानून भी है। ठीक है, विधि और कानून की बात करो, विधि और कानून व्यवस्था भी कभी कभी क्या करती है सीधे रास्ते पर लाती है लोगों को। तो विधि और कानून की बात करो, वहाँ पे और कौन सी संस्कृति के मुद्दे हैं उनकी बात करो, महान व्यक्तित्व की बात करो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। रोल मॉडल की बात करो, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल मिलेंगे आपको। ठीक है, रोल मॉडल की बात कर सकते हो। ऐसे समाज, आप भूटान के समाज की बात कर सकते हो, वहाँ पे किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है, हैप्पीनेस को महत्व दिया जाता है। न्यूजीलैंड की बात कर सकते हो आप, न्यूजीलैंड के समाज में रियल बात है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार कम क्यों है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार वाला सूचकांक देखते हैं उसके अंदर न्यूजीलैंड सबसे टॉप नजर आता है। वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, नाम मात्र का भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, ये भी अपनी वाली किताब में मिल जाएगा, भ्रष्टाचार के जो बुनियादी मूल्य, दोनों को मिला के पूछा गया, आराम से मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा अभी पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वाला, कि उपयुक्त उदाहरण सहित आपको कार्य परिवेश, यानी वर्क कल्चर का हमारे सिलेबस में साफ लिखा हुआ है, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन है। उपयुक्त उदाहरण सहित आपको बताना है कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव। ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये अपनी किताब में नहीं है, ये अपनी किताब में नहीं मिलेंगे आपको देखने से, पहली बार देखा है मैंने भी, लेकिन कॉमन सेंस से किया जा सकता है। सभी क्वेश्चन डायरेक्ट किताबों से नहीं होते हैं, आपको अपना भी विवेक और बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये पता है कि हाँ वर्क कल्चर अपने सिलेबस में है, तो वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट, सरकारी, जो भी आप देखते हो आजकल ऑनलाइन वर्क कल्चर भी होता है, लोग अपने घरों से काम करते हैं। ठीक है, तो वर्क कल्चर का मतलब क्या हुआ, कैसे, मतलब एक संस्था है, कोई आप जानते हो कोई ऑफिस है, उसके अंदर लोग कैसे काम करते हैं, लोगों का आपसी व्यवहार कैसा होता है, वहाँ कैसा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि जो प्राइवेट वर्क कल्चर होता है उसके अंदर मतलब थोड़ा ठीक ठाक आपको माहौल मिलेगा, वहाँ पे सरकारी में थोड़ा सा आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मतलब समस्याएं देखने को मिलती है वर्क कल्चर के अंदर। ठीक है, तो वर्क कल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, फिर दो चीज़ें हैं,
यहाँ पे एक ज़बरदस्ती है, एक अनुचित प्रभाव है, ठीक है। इनमें इंग्लिश वाले वर्ड भी देख लेना, इसका क्या मतलब कोरेशन या कोर क्या मतलब आप समझ लेना, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती है, ठीक है। और इसका अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन दोनों की तुलना करें तो इनका मतलब क्या होता है, जो ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि मतलब जैसे बंदूक की नोक पर काम करवाना, मतलब धमकी देके, तो इस पर क्या होता है, लीगल कार्रवाई हो सकती है पहले वाले में, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है, अनुचित प्रभाव, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक या इमोशनल जो इन्फ्लुएंस करके मतलब काम कराया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। बाद में कभी मॉडल आंसर लेके आएंगे तो उन पर और बढ़िया लिखेंगे, अभी ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, जितना आता है उतना बता सकते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको एग्जाम में लिख रहा होता तो इस दृष्टिकोण से लिखता जो अभी बताने की कोशिश की है, ठीक है। वर्कल्स 3 कीवर्ड है, देखो मैं ये समझा सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे तोड़ना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखना होता है। सेम क्वेश्चन ऐसा है, और अभी आपके सामने कोई मैं मॉडल आंसर नहीं ला रहा हूँ, कोई मैं किताबें पढ़ के या कहीं से गूगल करके ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको कॉमन सेंस के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे जैसे बच्चे क्या करते हैं, कई बार इनसे घबराते हैं कि जो विचारकों वाले क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करें। सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इनको अपनी भाषा में लिखना होता है, अपने एग्जाम्पल देके लिखना होता है। तो 3 क्वेश्चन इसमें विचारकों के आते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दयालुता से सबसे सरल कार्य। देखिए यार, वही कोटेशन है जो शायद पहले निबंध आ चुका है, यूपीसी में ऑलरेडी इस टॉपिक पर निबंध आ चुका है, ठीक है, कि जो है ना प्रार्थना वाले हाथों की तुलना में कार्य करना ज़्यादा बेटर है, उसी दृष्टिकोण से है। तो इसको आप प्रैक्टिकल वे से लिख सकते हो कि चलो दुआएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक्शन लेना कार्य है। अब कार्य में क्या आ सकता है, आप कोविड-19 से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आ सकते हैं, हमारे समाज की व्यवहारिक एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में इनको करना कैसे आसान होता है, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए कि कैसे हम लोगों की भलाई के काम कर सकते हैं। आप इसमें इन्वायरमेंट इथिक्स की बात कर सकते हो, आप महिलाओं के जो मुद्दे उनकी बात कर सकते हो, अहिंसा की बात कर सकते हो आप, ठीक है। लोगों के मतलब जैसे आप बात कर सकते हो कोविड-19 में कैसे खाना पानी मेडिसिन वगैरह इनकी बात कर सकते हो। आप अंतर्राष्ट्रीय एड की भी बात कर सकते हो, इसमें बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ बात कर सकते हो, ठीक है। आप समझ गए इस बात को, प्रैक्टिकल वे में इसको लिखना होता है। और ऐसे क्वेश्चन कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे आपको कि बना बनाए मॉडल आंसर मिल जाएगा, ये अपने शब्दों में लिखो। कोई भी रटा रटा सिद्धांतिक लिखोगे तो वैसे भी मार्क्स नहीं आने, प्रैक्टिकल वे में लिखो, ठीक है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए, सही बात है। और जैसे ही वे आगे बढ़ती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये कितना प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि ये बात सही कि महिलाओं को शिक्षा में, या आप कह सकते हो रोजगारों में, कौशल विकास में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो भावुक होकर जीएस की तरह मत लिखना, कीवर्ड आपके कैसे आना चाहिए, है ना, कि परिवारों में जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता होनी चाहिए, ठीक है। शुरू से मतलब उनको समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पर बात करनी है आपको। नैतिक शिक्षा की भी बात करनी है कि परिवारों में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पे लड़का और लड़की में भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसे बहुत मौके होते हैं। हम जानते हैं कि रियल बात है, ये सच्चाई है कि मतलब एक महिला जब पढ़ी लिखी होती है, ऐसा कहते भी हम सामान्य कॉमन सेंस से कहते हैं ना कि एक महिला जब पढ़ी लिखी होती है तो वो 3 पीढ़ियों को या 3 परिवारों को आगे बढ़ाती है, ऐसा आता ना, एक डायलॉग आता है, ठीक है, कई बार सुनते हैं हम। तो उस हिसाब से इसको दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल वे में लिखना है, ठीक है। आगे है, किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होती है निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आती है। यदि आप प्रेम करेंगे तो प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप वापस आएगा। ये कोटेशन अपने वाले में लिखा हुआ है, ऊपर हम जब चेक करेंगे ऊपर लिखा हुआ है ये कोटेशन। हाँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती, एक्सप्लेन तो आपको ही करना पड़ेगा। देखो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर कर सकते हो। जैसे हम कई बार क्या होता है, हमारे जो इमोशन है कंट्रोल नहीं होते, तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है आपकी। तो घृणा भी क्या है कि इमोशन आपका, प्रेम घृणा सब क्या इमोशन है। तो ये बात सही है कि जब भी हम किसी से घृणा करते हैं तो पहले सबसे पहले अपने अंदर ही तो उपज होता है उसका, दिमाग के अंदर, तो अपनी शांति भंग होती है। तो सीधी सी बात है ना, मतलब घृणा सामने वाले को तो बाद में हम कोई गाली निकालेंगे या उनको नुकसान पहुंचाएंगे, पहले नुकसान हम अपने आप को पहुंचा रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण से इसको प्रैक्टिकल वे में लिखना है। और लिखने का नजरिया क्या होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। 4-5 एग्जाम्पल हो, उसके हिसाब से आप अपने आंसर को लिखना शुरू करो। तो ये ठीक है, ये आराम से कर सकते हो। और ये कहीं किताबों में नहीं होता, ये आप जितना पढ़ते जाते हो, जितना आप चीज़ें नई नई चीज़ें पढ़ते हो, सीखते हो, और वही लर्निंग यहाँ पे आपको आंसर में लिखनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन हम प्रैक्टिकल बातें करें ताकि आपके आने वाले वक्त में ये चीज़ें काम आए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस का है कि सफलता, चरित्र, खुशी, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक जो कौशल है या भावनात्मक जो समझ है
का एक समूह है। आपका EQ वही मतलब आपका कौन सा इमोशनल जो स्किल है EQ, इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन क्या बोलते हैं ना, न कि विशिष्ट रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएं। संज्ञानात्मक क्षमता मतलब बौद्धिक जो क्षमता होती है, कोग्निटिव एबिलिटीज मतलब जो आप बुद्धि से सीखते हो, IQ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक क्षमताएं जो पारंपरिक IQ परिणामों से मापी जाती है। क्या आप इससे सहमत है? अपने उत्तर में समर्थन उत्तर दीजिए। बिल्कुल हम सहमत हैं, उत्तर भी देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि जो भावनात्मक समझ है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इंट्रोडक्शन में क्या डालोगे, भावनात्मक समझ की परिभाषा डाल देना कि भावनात्मक समझ क्या होती है, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी बनता है, चाहो तो बना दो डायग्राम, कि ये आपने समझा दिया कि भावनात्मक समझ है, आप समझ गए। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि आप भावनात्मक समझ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो ये बता दिया आपने। फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियां। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे कि इनके अंदर जो सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों में आपका जो भावनात्मक समझ है इसका कितना बड़ा रोल है। जैसे मैं कई बार एग्जाम में सफल रहा हूँ, ठीक है, कई एग्जाम में कहाँ तक पहुँचा, इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम में 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा। वहाँ से धड़ाम से जब गिरते हैं ना तो अपने इमोशन कैसे होते हैं, बहुत बुरा लगता है यार सच्चा ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन कैसे खड़े होते हैं ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बताता है कि यार कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। ये हमारी अंदर की जो ताकत है, हिम्मत है, ये हमें हौसला देती है कि नहीं एक बार और प्रयास करते हैं। ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये बुद्धि से बड़ा है, बहुत बड़ा है। बुद्धि छोटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा है। जो आपकी कह सकते हो तार्किक जो या बौद्धिक जो क्षमताएं उसकी बजाय जो आपकी भावनात्मक क्षमताएं हैं वो बहुत बड़ी है। तो ये क्या सिखाया इसने हमें जीवन भर की जो उपलब्धियां या असफलताएं उससे ऊपर उठना सिखाया, ठीक है। अपने व्यक्तिगत एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सफलता असफलता के बहुत सारे समाज के एग्जाम्पल दे सकते हो ना, तो आराम से इसको हैंडल किया जा सकता है। और ये हमारे सिलेबस में हमने जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको आराम से कवर किया है, ठीक है। भावनात्मक हर साल एक क्वेश्चन आता है। यदि आप अपने सिलेबस को जानते हो, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर रहे हैं कि मोटी मोटी एथिक्स की किताबें लेके आ रहे हैं, उनको पढ़ते हैं 1 महीना 2 महीना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं 200-250 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। 200-250 घंटे वीडियो पढ़ के क्या करना है, मतलब आपको PhD करनी है या ग्रंथ लिखना है या एथिक्स की नई किताब लिखनी है ये जो मैंने किताब लिखी है वो जो मैंने 4 मेंस लिखा है उसमें जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने 4 मेंस में अलग अलग किताबें पढ़ के, उस समय मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था क्या करना था होता है उसमें एथिक्स की इतना, आप जानते हो ना, तो वीडियो हुआ करते थे। 2014 की बात कर रहा हूँ जब मैंने पहली बार मेंस लिखा, 16 में मेंस लिखा, 18 में मेंस लिखा, 19 में लिखा, तो उस समय उतना अच्छा कंटेंट नहीं आता था। तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग इंटरनेट से कुछ किताबों से नोट्स बनाए। तो इन नोट्सों का सारा सार मैंने किस में डाल दिया, इस किताब में डाल दिया। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आपकी किताब बहुत छोटी है, इतना पढ़ के एथिक्स हो सकता है? तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता यार, पूरा मतलब कंटेंट पढ़ा है यहाँ पे, आराम से हो सकता है। यही तरीका आपका पढ़ने का, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन अभी आएगा, जैसे सत्यनिष्ठा वाला जो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो बुनियादी मूल्य की बात कर रहे थे हम कि बहुत सारे ऐसे बुनियादी मूल्य हैं, यहाँ पे सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी लिखा गया है। पेपर में क्या लिखा है, वहाँ पे प्रोबिटी लिखा है। प्रोबिटी का मतलब वैसे ईमानदारी होता है, हिंदी वाले में सत्यनिष्ठा लिखा है। और उनमें ज़्यादा वैसे अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर उसकी गहराई का होता है, ईमानदारी की गहराई का अंतर होता है किसमें, प्रोबिटी और सत्यनिष्ठा में। तो आप इस एंगल से भी लिखते हैं सत्यनिष्ठा को, जैसे इस एंगल से भी लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं कौन सा है, सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सत्यनिष्ठा। अब जैसे हिंदी मीडियम वाला बेचारा क्या करेगा, अपनी वाली किताब पढ़ा है तो उन्होंने सत्यनिष्ठा पढ़ रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ इंटीग्रिटी लिख रखा है मैंने। मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा होती है, यहाँ पे थोड़ा वैसे इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। यदि किसी ने सत्यनिष्ठा के हिसाब से भी लिखा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लगभग सेम चीज़ें। आप गूगल करोगे तो दोनों समानार्थी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा गहराई का थोड़ा सा डिफरेंस किसका आता है, थोड़ा सा हो सकता है सत्यनिष्ठा में और ज़्यादा थोड़ी सी क्या है, ईमानदारी की ऊपरी स्तर आप कह सकते हो। तो सत्यनिष्ठा क्या, प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, ठीक है। इसकी विवेचना करनी है, पक्ष विपक्ष दोनों लिखने हैं आपको, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब ईमानदारी, बहुत ज़रूरी है किसके लिए, जो हमारा गवर्नेंस है, जो शासन प्रणाली है उसके लिए, साथ में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। हम जानते हैं हमारा सामाजिक आर्थिक विकास कब सही होगा, यदि ईमानदारी नहीं होगी, भ्रष्टाचार होगा तो क्या होगा, वो जो संसाधन है वो सही सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो योजना सफल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि सामाजिक, इसके अलावा समावेशी, सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ना है। ये मतलब उन सिविल सेवकों को डिपेंड करेगा उनकी कैसी अभिवृत्ति है, कैसी उनकी रुचि है, कैसी उनकी भावनात्मक समझ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात सही है, सत्यनिष्ठा कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात को आप एग्जाम्पल देके बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे लगभग मैंने एग्जाम्पल दिए हैं सत्यनिष्ठा, और कैसे व्यक्तिगत एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, और सामाजिक एग्जाम्पल दे सकते हो साथ में, ठीक है। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, साथ में कुछ आप सिविल सेवकों की भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं भावनात्मक समझ वाला, तो अपनी वाली जो बुक है उसमें देखो आराम से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अलग अलग एग्जाम्पल, व्यक्तिगत प्रशासनिक वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और भावनात्मक समझ का कितना बड़ा रोल है, जैसे गुस्सा, घृणा, ये देखो वो जो अभी क्वेश्चन की बात कर रहे थे, कोटेशन वाला क्वेश्चन आया था,
ठीक है, गुस्सा घृणा उस जलते हुए अंगारे की तरह, जो मतलब ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से। यदि आपको ये पता होता कि जैसे अपनी बुक आपने पढ़ी, आपने ये कहाँ देखा, ये डायलॉग, ये जो कोटेशन कहाँ देखा, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस वाले में देखा, तो निश्चित रूप से आप है ना थोड़ा सा उसको उस एंगल से लिखने का प्रयास करते हैं, आपको एक हिंट मिल जाता वहाँ पे। तो इस दृष्टिकोण से देखो, ये भावना तो समझ के सब, आपको डायग्राम तो जितने भी चाहिए, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अपनी बुक है ना, आप कंफ्यूज मत करना, दोनों मीडियम में किताब लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन से और रह गए। तो ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग, इनमें आपको एग्जांपल देके बताना है। तो मोरल इंट्यूशन मतलब क्या होता है, अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है। ठीक है, नैतिक जो अंतरात्मा की आवाज़ आप कह सकते हो, वो होता है मोरल इंट्यूशन। और मोरल रीजनिंग क्या होता है, जिसमें आप सोच समझ कर कोई निर्णय करते हो नैतिकता के हिसाब से, है ना, कोई गलत निर्णय नहीं, विवेक बुद्धि के हिसाब से। तो इन दोनों को मिला के इस दृष्टिकोण से लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी वाली किताब में नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से लिखना कि आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया, तो बहुत सारी चीज़ें सिलेबस को पढ़ के फिर उनको प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, उसके अनुसार कर सकते हो। ये हमने देख लिया 5वां क्वेश्चन, नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में कानून विनियम हम कर चुके हैं अपनी किताब से। सत्यनिष्ठा का भी हम देख चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जी की जो शिक्षा है उनको भी देख चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास में था ये, एनसीईआरटी किताबें पढ़नी भी है। और इसके अलावा सामाजिक पूंजी भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आता है बात केस स्टडीज़ का। देखो, केस स्टडीज़ में यदि आपका फॉर्मेट सही हुआ तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कल जब एग्जाम लगी, मैं जिन लोगों ने एग्जाम दिए उनसे बात की मैंने, इस बार का जो पेपर का लेवल है ईजी है। लास्ट ईयर पेपर बड़ा था, केस स्टडी बहुत बड़ी थी, उनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। इस बार ईजी फॉर्मेट था। ठीक है, तो केस स्टडी का क्या करना है आपको, आपका फॉर्मेट सही हुआ ना तो आप वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। और सब वही सेम तरीका है। यहाँ पे मैं पूरी केस स्टडी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी ये बताऊंगा कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी का जैसे अपनी जो किताब है उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हमने केस स्टडी का समावेश किया है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार ले चलता हूँ अपनी बुक पर, जहाँ पे केस स्टडी का जो बेस्ट फॉर्मेट है उस पर चर्चा करनी है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर घबराते हैं। देखो यार, बहुत ज़्यादा केस स्टडी पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा। इसकी बजाय आप क्या करो, 5, 10, 15 केस स्टडी को एक अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करो। अब बहुत सारे इंटरनेट पर या बहुत सारे जो कोचिंग मटेरियल उसमें हज़ारों केस स्टडी पड़ी है, कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ने का। इसकी बजाय क्या करो, 8-10 जो केस स्टडी उनको लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि हाँ, जो क्वेश्चन आएगा मैं इस दृष्टिकोण से लिखूंगा उसको ना। ठीक है, तो वो देख लो। तो केस स्टडी में क्या करना होता है, केस स्टडी में जो मेन कंपोनेंट है कि ये हमें करना होता है। और बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो एक फॉर्मेट यदि आप फॉलो करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार चलते हैं केस स्टडी फॉर्मेट पर। क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है वो मैंने पहले इसकी वीडियो बना दी है कि केस स्टडी में आप किन किन बातों को ध्यान रखोगे। ठीक है, अपनी वाली किताब में मैंने मॉडल आंसर भी डाल रखे हैं, बहुत सारे जो मैंने खुद मॉडल आंसर लिखे हुए हैं। बहुत सारे यूपीएससी के जो पीवाई के क्वेश्चनों का मॉडल आंसर डाल रखा है, केस स्टडी में सब में डाल रखा है। तो जो मैच्योर बच्चे हैं वो शिकायत नहीं करते हैं, उनको पता है कि अपनी जो बुक जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है पता नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एथिक्स के लिए। इतना नहीं पढ़ना पड़ता यार, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये केस स्टडी का फॉर्मेट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा डिस्कशन करते हैं कैसे लिखना है। तो जैसे ये केस स्टडी आई है कि कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यपालिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपका नज़दीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि आपके पिताजी दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना है। ठीक है, इस हिसाब से देखो, जैसे जो हमारे दोस्त जिनका ये पेपर है उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने जो उनको चीज़ें चाहिए थी उनको अंडरलाइन कर लिया कि हाँ मुझे ये क्या करना है। जैसे इसमें क्या हितधारक, केस स्टडी को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखो क्या करोगे, कोई भी केस स्टडी आप पढ़ोगे, मैं एक एग्जांपल देख के एक काम करते हैं, हम इस केस स्टडी को सोल्व करते हैं ना। ये जो केस स्टडी है इसको एक सोल्व करते हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो केस स्टडी का फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना चाहिए। इंट्रो पार्ट में क्या करना है, 2-4 लाइनों में आप थोड़ा सा केस स्टडी के बारे में बताओ कि क्या कहना चाहता है, या उसको करंट घटना के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो से प्रॉपर आंसर लगता है आपका ना। दूसरा क्या है, उसमें जो स्टेक होल्डर है, हितधारक आपको बताने चाहिए। अब इसको आप डायग्राम के माध्यम से बताओगे, अलग अलग डायग्राम जो होते हैं ना उसके माध्यम से बताओगे। इसके अलावा केस स्टडी में यदि नैतिक मुद्दे पूछे गए हैं तो आप डायरेक्ट बता दो, नहीं पूछे गए तो अपनी तरफ से बता दो। ठीक है, नैतिक द्वंद्व क्या होता है, एथिकल डिलेमा क्या होती है, दो के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन यानी डिसीजन लेने में समस्या। ठीक है, तो उसको भी आप बता सकते हो। इसके अलावा इसमें 5वां पॉइंट कौन सा है, जो क्वेश्चन पूछे गए उनका जवाब देना है। और 6वां पॉइंट क्या है, कंक्लूजन लिखना है। ये तो एक फॉर्मेट है जो आप किताब पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। और मैं कितने वीडियो बना चुका हूँ केस स्टडी के फॉर्मेट के, आप एक बार अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देखना। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाएगा। मोटा मोटी ये है कि सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखोगे, जैसे इस केस स्टडी में क्या दिया गया है कि मतलब एक जो कार्यपालक है बैंक में काम करता है उसकी एक समस्या है,
यहाँ पे इथिकल डिलेमा है या जैसे समानुभूति, इनकी सब चीज़ें हैं, ये आप डाल दो कि इसमें इंट्रो में डाल दोगे। इसके हितधारकों में क्या लिखोगे, जैसे एक तो बैंक में काम करने वाले हैं, ठीक है, एक उनके परिवार वाले हैं, उनके सहकर्मी हैं, ठीक है, और भी जो देखेंगे यहाँ पे बैंक मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उनके क्या हो गए, स्टेक होल्डर हो गए। तो स्टेक होल्डर को आप ऐसे आराम से बता सकते हो, केस स्टडी के फॉर्मेट में बता सकते हो। जैसे यहाँ पे हम फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे ये केस स्टडी सुलझाई गई है, कोई भी केस स्टडी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा। जैसे ये केस स्टडी पढ़ने के बाद में आप क्या लिखोगे, 2-3 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बाद में हितधारक इस दृष्टिकोण से लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है हितधारक है, ये लास्ट ईयर की केस स्टडी बता रहा हूँ, आंसर उसका बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार भी कोशिश करते हैं, मैं कोई मॉडल आंसर की बुक निकालने की कोशिश करूंगा यदि आपकी डिमांड होगी तो, ठीक है। फिर नैतिक द्वंद्व, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, नैतिक मुद्दे, तो यहाँ पे नैतिक मुद्दे लिखे हुए इस दृष्टिकोण से, तो नैतिक मुद्दे उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिए। तो यदि आपको नैतिक द्वंद्व लिखने हो, डिलेमा लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नैतिक मुद्दे उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिए, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन में पूछ लिया। इसके अलावा नैतिकता के नजरिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन करना है। जो भी केस स्टडी पढ़ने के बाद में आपका जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनके व्यवहार का दृष्टिकोण आपको बताना है, जो हुआ है उसमें पढ़ने के बाद में, इस तरीके से। फिर इसके अलावा आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी या आप क्या उसमें मतलब कौन से डिसीजन लोगे, तो उसको इस एंगल से, जैसे चाहो तो ऐसे पक्ष विपक्ष के दृष्टिकोण से जो विकल्प है उनके पास, उनको बताया जा सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादा विकल्प नहीं पूछे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से बताया जा सकता है, ठीक है। ऐसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी वही है, कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं, आपके पास कौन से विकल्प है, उनका मूल्यांकन करना है सेकंड वाले केस स्टडी में। तो विकल्पों का मूल्यांकन इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंट करने का आपका तरीका बढ़िया रहेगा। और क्यों मतलब इंपॉर्टेंट आपके, उनका भी मूल्यांकन करने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी विकल्प है, जो आपने डिसीजन लिए, उनकी मेरिट डिमेरिट बतानी है और ये बताना है, ठीक है। तो इस बार वाली केस स्टडी मैंने देखी, ईजी वाली है, छोटी है, बहुत ईजी है, आराम से इनको हैंडल किया जा सकता है। लास्ट ईयर वाली बहुत बड़ी बड़ी है, उनको करना बहुत मुश्किल है। वही क्वेश्चन की डिमांड, नैतिक मुद्दे हैं, ठीक है, कौन सा उनको, आप इस स्थिति में होंगे तो क्या सुझाव देंगे, ये सब है। तो अपनी वाली बुक में ये फॉर्मेट दिया गया, आप इनको देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आप समझ गए होंगे एथिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, सब मैंने आप चीज़ों को यहाँ से कवर करा दिया है। और आप अपने लेसन वगैरह देख सकते हो, और जो बुक है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।